बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। जब हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो बेसिकली इसकी डोमेन के अंदर, इसके क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, किस तरह उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर आईवीएफ क्या होता है, आईयूआई क्या है, टीवीएस अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, इसके और क्या टूल्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसके साथ साथ सी सेक्शन कब करवाना पड़ता है, क्यों होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, पहला ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको क्या कहते हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं, फिर इसके बाद सी सेक्शन के बाद होने वाली आपकी लो बैक पेन जो है क्या उसका कोई रिलेट होता है सी सेक्शन के साथ। इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह अगर आपको अनीमिया है, खून की कमी है, उस दौरान में प्रेगनेंसी को आप किस तरह लेके चलते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जो कम्प्लिकेशंस होती हैं उसको आपने किस तरह टाइटल करना होता है, ये वो मौज़ूआत हैं जिनका आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जिस हमने मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को हमने दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और जेंडर स्पेशलिस्ट भी हैं। एफसीपीएस किया हुआ है और उसके साथ साथ डॉक्टर साहबा डॉक्टर हॉस्पिटल में, फिर जिना हॉस्पिटल में पहले अपना काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर साहबा को सोशल मीडिया पे किसी भी जगह स्क्रॉल करते हैं तो डॉक्टर साहबा वहाँ पे भी अपनी खिदमात आपके लिए दे रही हैं और लोगों को वेल अवेयर करने के लिए सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और जब भी कोई गेस्ट हमारे स्टूडियो में आता है तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि इसमें आपको कितनी हडल्स आई, कितनी मुश्किलात आई और आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह ग्रूम किया। ओके, मैंने सबसे पहले जो MBBS है वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने अपना FCPS भी जिना हॉस्पिटल से ही किया। ठीक। मीनवाइल मैंने अपना MRCOG की जर्नी स्टार्ट की एंड रिसेंटली आई हैव completed माई डिग्री इन मास्टर्स इन द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक। इन सब के दौरान मुझे इतनी हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ी। आई थिंक इसकी वजह ये है कि मुझे अपनी फैमिली और हस्बैंड, इनकी बहुत सपोर्ट थी। ठीक। और इसलिए मुझे इतने हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ी। मेरे लिए ये जर्नी बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल रही। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको कब ये ख्याल आया कि मैंने गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है? मुझे ये ख्याल नहीं आया था, ये मेरे फादर का वो था कि आप गायनोकोलॉजिस्ट बनो। ठीक। पता नहीं उनको लगता था कि शायद गायनोकोलॉजिस्ट अच्छा अर्न करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप MBBS करते हैं उसके बाद जब आपने फील्ड चूज़ करनी थी तो फिर आपको ये कैसे फीलिंग्स आई कि आज के दौर के अंदर फर्टिलिटी के ऊपर, सब फर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है और इसलिए इसी में स्पेशलाइजेशन करना? ओके, एज सच मुझे पहले इतना नहीं था कि मैं इनफर्टिलिटी को फोकस करूं। देन जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसमें बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जो इनफर्टिलिटी के साथ हमारे पास आते थे। उसमें ये था कि हम लोगों को MBBS और FCPS में उसका कुछ एक मेजर चंक पता था लेकिन माइनर डिटेल्स नहीं पता थी। ठीक। तो वो मेरे कोई एक टीचर कह लें मुझे मिले, बाय चांस मैंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उनसे मोटिवेट होकर तो मैंने ये वाला फिर IVF की जर्नी स्टार्ट की कि मुझे ये करना चाहिए। एंड देन ही गाइडेड मी अलॉट। व्हाट आई एम टुडे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी मेडिकल कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं ये बड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, तो आपको देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे जो भी पेशेंट्स आते हैं कभी भी कोई ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं उनको एंजाइटी, स्ट्रेस या कोई हार्श वर्ड भी उनके लिए यूज़ करती हूँ। और मेरे पेशेंट्स में सब बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। मेरी नेचर ऐसी नहीं है। ठीक होगा, क्योंकि हमारे जब मेडिकल कम्युनिटी में कहते हैं ना कि गायनी वाले, वो कहते हैं ना 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 ये बड़े चिड़चिड़ेपन वाले। एग्जैक्टली, ये एक माइंड सेट है लोगों का। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आने वाली हमारी फीमेल्स हैं जो अभी हाउस जॉब कर रही हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो गायनिक में की फील्ड को चूज़ करें या किसी और फील्ड में जाना चाहेंगे उनको?
उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परामेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर गायनी वालों के लिए आई थिंक बहुत टेम्परामेंट चाहिए। अगर वो दे हैव स्टेमिना के वो 24 आवर्स एवरी 4 और 5 डे नाइट ड्यूटी कर सकती हैं, देन इट्स अ गुड फील्ड। अदरवाइज कुछ होती हैं हमारी बच्चियां जो बहुत ही कह लें, क्या वर्ड उनके लिए यूज़ होगा, नाजुक मिजाज होती हैं, उनके लिए वो फिर डेफिनेटली डर्माटोलॉजी में या रेडियोलॉजी में इन फील्ड्स में जाती हैं, जो सुस्त फील्ड है जहाँ पे जाके सो जाएं। एग्जैक्टली तो गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं उसके लिए वो बच्चियां जो कि बहुत एक्टिव हैं और जिनका अपना इंटरेस्ट भी हो, वो ज़रूर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने अगर टॉपिक की तरफ अब आते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है हम गायनी से रेलिवेंट जो चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर करते हैं। तो आज अगर हम बात करें, जैसे लोगों को आम एक अल्ट्रासाउंड का तो पता होता है, वो कहते हैं पेल्विक स्कैन कराना है, एब्डोमिनल स्कैन कराना है, तो इसमें एक टीवीएस होता है, ट्रांसवेजाइनल जो हम उसको स्कैन भी है। तो क्या टीवीएस अल्ट्रासाउंड बेसिकली है क्या, लोग इसको किस तरह समझें? ओके, जो टीवीएस है इसका मतलब है ट्रांसवेजिनल स्कैन। ठीक, इसको लोग आम जुबान में कहते हैं अंदरूनी अल्ट्रासाउंड। ठीक, सबसे पहले ये किया क्या इससे जाता है, एक प्रोब होती है जिसको वजाइना में रखा जाता है यूट्रस के बिल्कुल पास, और उससे यूट्रस और अंडेदानियों को बहुत क्लियरली देखा जाता है। ये इंफॉर्मेशन हम लोग एब्डोमिनल या पेल्विक स्कैन जो हम पेट के ऊपर से करते हैं उससे भी ले सकते हैं, लेकिन जो वजाइनल स्कैन से आपको इंफॉर्मेशन आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग वो इसको डिवाइड कर लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड किन प्रॉब्लम्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं और गायनी की किन प्रॉब्लम्स में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो लोग जो जैसे किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, वो सबसे बेस्ट उसके लिए मोडेलिटी ही ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इसी तरह अगर जो हार्ट बीट है, जो पेल्विक स्कैन है जो पेट के ऊपर से करते हैं, उस पे 7 वीक्स पे हमें नज़र आती है, जबकि वेजिनल स्कैन पे हम 5 to 6 वीक्स पे हार्ट बीट को देख सकते हैं। ये तो हो गई कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें हम करते हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये जो गायनी के प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि एट्रोफिक ओवरीज या एट्रोफिक यूट्रस के साथ हमारे पास लोग प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने डॉक्यूमेंट करके देना होता है कि जी इनकी एट्रोफिक यूट्रस है और एट्रोफिक ओवरीज है और इसके साथ ये मां नहीं बन सकती। ये इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेटली हम लोग वजाइनल स्कैन से कलेक्ट करते हैं। यानी इसके नीचे आप जो जितनी भी ट्यूब्स होती हैं उसका भी मुआयना कर सकते हैं, अंदरूनी साइड के अंदर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है टीवीएस के। एग्जैक्टली। इसके अलावा जब हम इनफर्टिलिटी को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम लोग फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं, जो हम एक्स का साइज मॉनिटर करते हैं, उसके लिए ये बेस्ट मोडेलिटी है। ठीक। इसके अलावा आईवीएफ करते हुए हम लोग इसी के साथ एक बारीक नीडल लगाकर ओवम पिकअप करते हैं और इसी टीवीएस के थ्रू हम एंडोमेट्रियम की मोटाई भी मेजर करते हैं और बाद में इसी टीवीएस के थ्रू हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र भी करते हैं। ठीक है, तो ये गायनी के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें टीवीएस का बहुत अच्छा रोल है। ठीक हो गया। यानी आप ये समझती हैं कि पेल्विक स्कैन, एब्डोमिनल स्कैन इससे कहीं जदीद है कि आपको टीवीएस करवाना चाहिए ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक गायनाकोलॉजिस्ट को समझने में आसानी हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं यानी पेशेंट को रेडी करते हैं कि आपका टीवीएस करवाना है, तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना होता है? कोई ख़ास तैयारी होती है? यानी आपने कोई खाना नहीं खाना होता, पेट खाली रखना होता है या किसी भी वक्त का? ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए जैसे हम देखते हैं कि जो हम लोग पेट से ऊपर स्कैन करते हैं, पेल्विक स्कैन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हम मरीज़ को कहते हैं मसाना भर के आएँ। ठीक है, यानी यूरिन रोकना है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में हम पेशेंट को कहते हैं आप ब्लैडर एम्प्टी करके आएँ, यानी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, हाँ जी, यूरिन पास करके आएँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि शायद ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं होता। कुछ पेशेंट्स को ये है कि जी इसमें इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम लोग टीवीएस प्रॉप पे एक कवर यूज़ करते हैं जो कि जब एक पेशेंट आता है तो उसके बाद डिस्कार्ड किया जाता है और नेक्स्ट पेशेंट के लिए न्यू प्रॉप कवर यूज़ किया जाता है। सो इससे इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। यानी इसकी हाइजीन्स का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आप ये समझती हैं कि पीसीओएसएस और पीसीओडी के बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं।
इसके अंदर टीवीएस का क्या रोल है? क्या ओवेरियन जो सिस्ट या फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उसको भी देखा जा सकता है? बिल्कुल। फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब में ट्रांसवेजाइनल स्कैन रिकमेंडेड है ठीक कि है। हमें ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना चाहिए और इसी से ही हमें डायग्नोज करने चाहिए कि है। एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या क्या प्रॉब्लम है। बस एक ये है कि हम लोगों की सोसाइटी में हम लोग अनमैरिड बच्चियों में इसको अवॉइड करते हैं, जबकि ठीक। वेस्टर्न कंट्रीज में ये allowed है। हाँ जी, अलाउड है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टीवीएस की कोई टाइप्स भी होती हैं या टीवीएस स्कैन एक ही कैटेगरी का होता है? ट्रांसवेजाइनल स्कैन एक ही कैटेगरी का होता है, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है। और ये डे केयर प्रोसीजर होता है, एक ही दिन में होता है या कुछ घंटे में कुछ मिनट्स में होता है? जैसे हम लोग एब्डोमेन के या पेल्विस के अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह ये भी 2 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है। इसमें कोई स्पेशल आपको प्रिपरेशन नहीं करनी होती और इसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते या कॉम्प्लिकेशंस इससे कुछ नहीं होती। जस्ट आप आते हैं, आप अपना स्कैन कराते हैं, 5 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाता है एंड आपको उसी टाइम 5-10 मिनट्स में रिपोर्ट मिल जाती है एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी के अंदर अगर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इस दौरान में भी टीवीएस किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी के सस्पिशन में करते हैं, दूसरा ये है कि अगर किसी की बहुत स्टार्टिंग में बच्चे की ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हों तो हम उसमें करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समटाइम्स बच्चेदानी की जो लंबाई है वो कम हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें सर्कलाज लगाना पड़ता है या बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाना पड़ता है। इसमें टीवीएस रिकमेंडेड है। टीवीएस से हम लोग इस जो लेंथ है इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इस तरह हम फॉल्स स्टिच या फॉल्स मेडिकेशन से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वोमेन में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70% जो हमारी फीमेल्स हैं वो अनीमिक हैं, यानी अनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी का शिकार हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको खून की कमी होती है तो इसको डाइट के थ्रू या इंजेक्टेबल तरीके से बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, सबसे पहले ये है कि जो बुक्स कहती हैं ना, वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जो अनीमिया का इंसिडेंस है ना वो 50 to 60% है। ठीक। लेकिन जब हम ओपीडी करते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि ये 70 to 90% है। और स्पेशली रूरल एरियाज़ के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें ज़्यादा है। अगर हम इसकी रीज़न देखें ना तो इसमें ये है कि पे दर पे प्रेगनेंसी है। ठीक है, यानी उसमें गैप नहीं है। एग्जैक्टली। एक बच्चा है, वो भी 1 साल का है, तो जी अगला बच्चा पैदा हो गया। ठीक है। इसमें देखें, माँ को भी नुकसान है और बच्चे को भी नुकसान है। जो आजकल के हमारे इकोनॉमी के हालात हैं आपके सामने हैं, उसमें खाना खाने को नहीं है। ठीक है। माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, बच्चा भी बीमार और माँ में भी खून की कमी। ठीक। ये जो है ये हमारी सोसाइटी में इसलिए है। अब आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, आप देखें उनकी बुक्स में ना अनीमिया का चैप्टर ही ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए किया गया है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो 1 से 2 बच्चे लेते हैं तो अनीमिया का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें कॉन्ट्रासेप्शन पे भी फोकस करना चाहूँगी कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन पे फोकस करें, देखें अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि 2 साल का वक्फा रखें। 2 साल का, और माँ बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। 2 साल दूध वो तभी पिला सकेगी जब वो 2 साल का वक्फा करेगी। ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक कॉन्ट्रासेप्शन पे फोकस करें, माँ अपनी डाइट अच्छी करे, तो उससे खून की कमी बेहतर हो सकती है। दूसरा ये है कि हमें किस तरीके से हम लोग अनीमिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर हम डिपेंड करता है, अगर तो पेशेंट को कोई सिम्टम इतने नहीं है और उसकी एज भी 9-10 के राउंड अबाउट है, तो हम लोग उसको ओरल मेडिकेशंस पे भी डाल सकते हैं। ठीक है। और हम लोग उन्हें आयरन रिच फूड्स का कहते हैं कि वो लें। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर किरण उस्मान हमारे साथ मज़े की गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन साइंस ऐसी गुफ्तगू करें जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आज की हमारी खूबसूरत गेस्ट डॉक्टर किरण उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, सब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। और डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू ब्रेक से पहले जो जारी थी, हम टीवीएस की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात कर रहे थे।
फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, उसको कैसे टाइटल कर सकते हैं। तो इसी की गुफ्तगू को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी जो है, एक तो थ्रू डाइट है, हाँ जी, एक जो है वो थ्रू मेडिकेशन है। हाँ जी। मेडिकेशंस में हम लोग ओरल दे सकते हैं, और वो पेशेंट्स जिनकी एचपी काफ़ी कम होती है, मतलब 7-8 के राउंड अबाउट, और उनको सिम्टम्स कॉज हो रहे होते हैं, ठीक। लाइक उनको सांस लेने में इशू हो रहा है, उनको जनरलाइज बॉडी वीकनेस है, फिटीग है, काम करने में इश्यूज हो रहे हैं, तो उनमें फिर हम लोग आईवी आयरन का उनको रिकमेंड करते हैं। ठीक। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, और हमें होता है कि ये मेडिसिन को प्रॉपरली कैरी नहीं करेंगे, तो उतनी डोज थेराप्यूटिक आयरन की नहीं जाएगी। ठीक। ऐसे कुछ पेशेंट्स में भी हम आईवी आयरन को प्रेफर करते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे सामने हमें पता होता है कि वो जी एग्जैक्ट डोज चली गई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में और डिफरेंट हम सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन बहुत करते हैं। क्या सी सेक्शन की असल रियलिटी क्या है? ये क्वेश्चन ना आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है। ठीक। और ये देखिए, मैं हर जगह ये कहती हूँ कि जो सी सेक्शन है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में इसका रेट बढ़ गया है, ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका रेट बढ़ गया है। ठीक। अगर हम प्राइवेट सेटअप में देखें तो चले हम पे इल्ज़ाम है कि पैसे की खातिर सिजेरियन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में भी अब आप देखें तो ऑलमोस्ट इसका रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक। इसकी एक तो ये रीज़न है कि सी सेक्शन माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत ज़िंदगी के लिए किया जाता है। ठीक। जहाँ पर हमें लगे कि माँ बहुत देर तक लेबर, जैसे कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं, या कोई अगर किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, प्रीविया वाले, अब्रप्शन वाले, तो हमें पता है कि वो मदर लॉन्ग टाइम तक लेबर का ट्रायल नहीं टॉलरेट कर पाएगी। ठीक। वहाँ माँ की जान बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। और समटाइम्स बच्चे को जब लेबर पेन्स आती हैं, बच्चा उसको नहीं टॉलरेट कर पाता, तो हम लोग उस टाइम पे बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन का डिसीजन लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देखें, जब हम गवर्नमेंट प्रैक्टिस करते थे, जैसे मैं जीना में थी, तो हम लोग ब्रीच को डिलीवर कराते थे। ठीक। ठीक है, तो इसलिए करवाते थे कि हमें अपने पेशेंट से मोहब्बत थी, उनसे प्यार था। और आजकल के दौर में ना पेशेंट कोई भी कॉम्प्लिकेशन टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और आपको पता है कि ये मीडिया का दौर है और हर चीज़ बहुत हाईलाइट कर दी जाती है, और पेशेंट भी किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है। सो डॉक्टर्स भी अब सेफली डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हम लोग ब्रीच को डिलीवर कराते थे, अब आप मोस्टली देखेंगे कि ब्रीच के लिए भी सिजेरियन सेक्शन रिकमेंड किया जाता है। पहले ट्विंस को, जैसे दोनों अगर बेबी सीधे हैं, कफेलिक हैं, तो हम उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन लेते थे, लेकिन अब लोग सिजेरियन को प्रेफर करते हैं। सो ये एक रियलिटी है कि डॉक्टर्स भी सेफ प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग ये कहते हैं, हम जब क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट से पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहती 4 हैं। तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन से, वो कहती 4 ऑपरेशन से है। तो हम कहते हैं कि फिर आप आगे जो है वो कंट्रासेप्शन, वो कहती नहीं एक और करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑपरेशन, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है और इसके नुकसानात क्या होते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग जो सबसे बेस्ट है ना, वो ये है कि 3 या 4 सिजेरियन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और बच्चे भी इतने ही होने चाहिए। ठीक। बट करने को तो मैंने 8th सिजेरियन भी किया है, 10th सिजेरियन भी किया है। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो सेफ है दैट इज़ 3 और 4। ठीक है, यानी 2 से 3 ऑपरेशन हो जाएं या 4 हो जाएं। हाँ जी, मैक्सिमम 4 पे। समटाइम हमने देखा कि बेटी पैदा हो रही है, वो बच्चे की टाई में आगे से आगे जो है ना उसको लेके चले जाते हैं। हाँ जी, ये फिर थोड़ा हमारी सोसाइटी का एक है, तो फिर इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अगर किसी के 4 सिजेरियन है और कोई इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि जी हमारी तो बेटियां, हमें बेटा चाहिए, तो वहाँ पे हम भी पेशेंट को इतना फोर्सली 4 कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कह सकते। ठीक। तो फिर ये थोड़ी वायलेशंस हैं जो डॉक्टर्स भी करते हैं पेशेंट्स को देखते हुए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सी सेक्शन के हवाले से लोगों की एक मिथ है, वो कहते हैं मेरा सी सेक्शन हुआ, फौरी तौर पे लो बैक पेन शुरू हो गया, जब से हुआ तब से अब तक ठीक ही नहीं हो रही। तो इसमें रियलिटी क्या है? अच्छा देखिए, सी सेक्शन में जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि पेशेंट्स आकर ये कंप्लेन करें कि हमें बैक एक है। एक तो जब भी आप करवाएं किसी अच्छे रिलायबल हॉस्पिटल और रिलायबल
पर्सन से करवाएं और आपको अपने एनेस्थेटिस्ट का भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। किसी कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट से करवाएं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो हमारी बैक केक है ये हमारी पोस्चरल चेंजेस से है, ये कैल्शियम से है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। अब देखें जो न्यू मदर है उसने अपने बच्चे को उठाना भी है, उसने डायपर भी चेंज करना है, तो उसकी वजह से ये बैक केक हो सकती है। अदरवाइज स्पाइनल या जो पेनलेस डिलीवरी है एपिड्यूरल, उसकी वजह से बैक केक नहीं होता। मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्पाइनल या एपिड्यूरल बिल्कुल बैक केक नहीं करता। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कुछ जो हमारी वोमेन्स होती हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान वो विटामिन डी का इस्तेमाल करती हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट क्या ये समझती हैं कि वो उनको विटामिन डी लेना चाहिए? एग्जैक्टली विटामिन डी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसकी बहुत ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उनकी बात करें तो उनकी जो आइटम्स है ना वो फोर्टिफाइड होती हैं, ठीक है, तो इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान में हम लोग स्पेशल पेशेंट को विटामिन डी रिकमेंड करते हैं कि वो विटामिन डी लें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी स्पेशलिटी है जेंडर सिलेक्शन की, तो जेंडर सिलेक्शन हम लोगों को किस तरह समझा सकते हैं? जेंडर सिलेक्शन के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फैमिली बैलेंसिंग। ठीक है। अगर किसी के पास बेटे हैं और वो बेटी के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ ऐसे कपल्स भी आपके पास आते हैं कि जी हमारे बेटे हैं और हमें बेटी चाहिए, और मोस्टली वैसे आते हैं कि जी बेटियां हैं और हमें बेटा चाहिए। मतलब अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए वो ये जेंडर सिलेक्शन करवाते हैं। तो दिस इज़ मेनली फैमिली बैलेंसिंग। ठीक है। तो एंड दिस इज़ आल्सो जेंडर सिलेक्शन के वो ऑपोजिट जेंडर लेना चाहते हैं। अगर उनके पास बेटी हैं तो बेटे के ख्वाहिशमंद है, और अगर उनके पास बेटे हैं तो वो बेटी के ख्वाहिशमंद है। ठीक है। और बीइंग अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट आप इसको किस नज़र से देखती हैं? जेंडर सिलेक्शन आप उनको किस तरह गाइड करते हैं? अच्छा देखिए, जेंडर सिलेक्शन के जब हमारे पास कपल्स आते हैं ना, मैं एक तो ये भी कहना चाहूँगी कि ये फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं कपल्स का वर्ड यूज़ करती हूँ, कभी भी फीमेल का नहीं करती। ठीक। तो जब भी हमारे पास कोई कपल्स आते हैं फॉर जेंडर सिलेक्शन, वो ना एक ही बात पे कंसर्न होते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये वही जेंडर का होगा जो आपने हमें कहा है। हाँ जी। सो अगर हम लोगों ने देखकर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया है और वो अगर बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो बताया गया है, जब वो बच्चा पैदा होगा उसमें 99.5 अप्रॉक्सीमेटली 100% चांसेस हैं कि वो वही जेंडर होगी जो वो ट्रांसफ़र किया गया था, जो सिलेक्शन हुई हो। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम IVF के ऊपर बात करते हैं। IVF आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका सक्सेस रेट कितना है? और बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आप इसको किस नज़र से देखती हैं? जो IVF है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक मसनूई तरीक़ाकार है फॉर द रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जहाँ पर हमारे पास बांझपन के मरीज़ आते हैं। ठीक है। IVF किन कंडीशंस में किया जाता है? सबसे पहले तो ये कि इसमें जो मेल फैक्टर्स हैं, फीमेल फैक्टर्स हैं और कुछ अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हैं। मेल फैक्टर्स में हम हस्बैंड की रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें अगर काउंट बहुत कम हो, हरकत के मसले हों और स्पर्म्स की शेप या जिसामत के प्रॉब्लम्स हों बहुत ज़्यादा, तो उसमें IVF रिकमेंडेड है। फीमेल साइड पे देखें तो स्वीयर एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेडिसिन ले चुके हैं या IUI ट्राई कर चुके हैं या और स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहे। थर्ड, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। ट्यूब्स ब्लॉक्ड आपने देखा होगा TB में भी हो जाती हैं। अगर किसी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, उसकी सर्जरी हुई है, उसमें भी हो जाती हैं। किसी को PID है, इन्फेक्शन है, उससे भी हो जाती हैं। सो इन सब केसेस में हम IVF रिकमेंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। सक्सेस रेट के ऊपर बात, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम बगैर उसकी एज देखें, एक हम लोग 33 to 40% का सक्सेस रेट पेशेंट को बताते हैं। ठीक। बट इसका सक्सेस रेट जो है वो फीमेल की एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जितना अर्ली आएंगी उतना 35 ईयर्स से पहले जो आएंगे, हम लोग इसका सक्सेस रेट 50-60% देखते भी हैं और बताते भी हैं। ठीक है। आफ्टर 35 ना ये ग्राफ इस तरह आता है नीचे। ठीक है। ये बहुत कम हो जाता है और आफ्टर 40 ना होने के बराबर रह जाता है, यानी वो तो 20% से भी नीचे जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए कोई सेंटर्स जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है या कह लें जिनके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं, वो 40 to 45 की रेंज में औरतों का IVF करते ही नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो IUI होता है इसमें और IVF में जो फ़र्क है ये क्या है?
देखें जो IUI है ना, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एंड IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक. IUI जस्ट लाइक नेचुरल इंटरकोर्स की तरह है. ठीक. उसमें जस्ट हम लोग मेल का सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसमें से एक्टिव स्पर्म्स को एक बारीक ट्यूब में फिल करके अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब औरत का एग रिलीज हो रहा होता है, उस टाइम पे हम यूट्रस में जाके इंजेक्ट कर आते हैं. ठीक है. ठीक है. दिस इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. इसके लिए मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि IUI के पेशेंट्स, उनकी ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए. ठीक. एटलीस्ट एक ट्यूब यानी उससे पहले जरूर ओपन हो, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड उनका हुआ हो. ट्यूब टेस्ट हुआ हो. ठीक. ट्यूब टेस्ट हुआ. हमेशा स्कैन्स पे ट्यूब्स बहुत अच्छी नज़र नहीं आती, इसके लिए या ट्यूब टेस्ट किया जाता है या डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाती है. ठीक है. ठीक है. ट्यूब आपकी ओपन हो तो IUI करवाएं, अदरवाइज नहीं कराएं. मैंने बहुत से देखे हैं पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने IUI की मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए होते हैं, बट और जब वो आते हैं मैं उनका HSG कराती हूँ तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो वो उनकी सारी वेस्टेज ऑफ मनी है. ठीक है. ठीक है. और मेल की रिपोर्ट में भी जो रिपोर्ट है वो नियर टू नॉर्मल होनी चाहिए. ठीक. उसमें IUI होता है. ठीक यानी है. उसका सीमन एनालाइज जो हुआ हो वो नॉर्मल हो. सीमन एनालिसिस नॉर्मल रेंज में होना चाहिए या लिटिल बिट अफेक्टेड होना चाहिए. ये नहीं ठीक. कि अगर किसी के सारे पैरामीटर्स बहुत बैडली इम्पेयर्ड हैं तो हम उसमें ये करते हैं. ठीक हो. ठीक है. IVF जो है उसमें ये है कि हम लोग एग्स बनाते हैं, औरत के जिस्म से उन एग्स को निकाल लिया जाता है, उसको स्पर्म्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है और 5 डेज़ की एक अर्ली प्रेगनेंसी को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अब देखें इसमें ट्यूब्स का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ठीक. जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं उसमें IVF किया जाता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आजकल हम स्टेम सेल थेरेपी का भी सुनते हैं और लोग ये समझते हैं कि अगर किसी का IVF IUI ये सारा फेल हो जाता है तो स्टेम सेल थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है. तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपकी इस पे क्या राय है? जो स्टेम सेल थेरेपी है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है. ठीक है. ठीक है. और रिसर्च सेंटर में ये होनी चाहिए और इस पे अभी रिसर्चेज हो रही हैं. ठीक है. सो इसका अभी कोई इतना प्रूव्ड बेनिफिट नहीं है. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई कपल जो है वो आपके पास IVF के लिए आता है तो उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए? ओके. हमारे पास जब भी कोई पेशेंट IVF के लिए आए, एक तो उसकी जो रूटीन स्क्रीनिंग है ना वो होनी चाहिए. CBC, हेपेटाइटिस B, C, शुगर, कैल्शियम, विटामिन D, ठीक. HIV एंड रूबेला स्टेटस. ठीक है. फीमेल एज पे लाजमी ये होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है. और मेल और फीमेल दोनों की होनी चाहिए, लेकिन फीमेल्स में इन इन्वेस्टिगेशन के अलावा हार्मोन्स के टेस्ट भी होते हैं. ठीक है. जिसमें AMH होना चाहिए, FSH, LH, TSH एंड प्रोलैक्टिन लाजमी होना चाहिए. ठीक है. और मेल्स का साथ में हस्बैंड सीमन एनालिसिस होना चाहिए और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका स्क्रोटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड और FSH एंड टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट होना चाहिए. ठीक है. यानी ये टेस्ट ज़रूरी हैं? हाँ जी. इसके बगैर हम IVF के लिए प्रोसीड ही नहीं कर सकते. ठीक हो गया. तो डॉक्टर साहब, IVF के लिए ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं और ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, क्या वो कैंडिडेट भी इसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं या उनका भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने ना अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट ना 100 kg 150 पे भी आकर कहते हैं कि नहीं हो रहा, आप हमारा IVF कर दें. ठीक है. या अगर ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज्ड हैं काफ़ी, लेकिन आप हमारा कर दें. तो मैं आपके चैनल के थ्रू अगेन ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जब IVF भी अगर प्लान कर रहे हैं तो अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें, ब्लड शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल रेंज में रखें. इससे आपका IVF का सक्सेस बढ़ेगा. वरना IVF इन अगर चीज़ों के साथ ओबेसिटी में हम करते हैं तो IVF का सक्सेस रेट कम हो जाता है. ठीक है. तो हमेशा जब भी आप IVF प्लान करें, आप अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें, एक्सरसाइज करें. ठीक है. हेल्दी बैलेंस डाइट लें, फॉलिक एसिड लें, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं आप वो अपने डॉक्टर की राय से ज़रूर इस्तेमाल करें. और क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेंटली भी रिलैक्स होंगे. इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स मोस्टली स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं. ठीक है. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो भी IVF का पेशेंट आए वो इन चीज़ों को ज़रूर करें. दीज आर आल्सो द प्रिडिक्टर्स ऑफ IVF सक्सेस. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान हम अक्सर देखते हैं
फीमेल्स का बीपी या ब्लड प्रेशर, शुगर ये अक्सर हाई हो जाता है। एग्जैक्टली। पेशेंट ये कहती हैं कि मुझे अचानक से शुगर आई है प्रेगनेंसी के दौरान, या अचानक से मेरा बीपी बढ़ा, तो इसकी बेसिक काज क्या होती है? ओके, अगर क्लियर कट इस पे बात करें, 5th मंथ से पहले जिनका बीपी या ब्लड शुगर लेवल रेज्ड होता है ना, इट मीन्स उनको पुराना चल रहा है। ठीक है, दे आर क्रॉनिक डायबिटिक और क्रॉनिक हाइपरटेंसिव। ठीक। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर और बीपी के प्रॉब्लम्स हैं वो आफ्टर 20 वीक्स और 5th मंथ के बाद वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये प्रेगनेंसी इंड्यूस थे या पेशेंट को क्रॉनिक थी, इसको फिर कंफर्मेशन के लिए हम लोग उनको कहते हैं कि 6 वीक्स, यानी जब आपका छीले का टाइम ख़त्म हो जाए तो आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड करें। ठीक। अगर वो आपका हाई आता है तो इट मीन्स आपको शुगर और ब्लड प्रेशर पुरानी थी और अब भी है। ठीक। और अगर वो छीले के टाइम के बाद ख़त्म हो जाए तो इट मीन्स वो प्रेगनेंसी की वजह से आई थी और प्रेगनेंसी के साथ चली गई, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ जो ना हमारे लोकल एरियाज़ के अंदर या इवन के शहरों में भी हम देखते हैं कि माँ की डिलीवरी के फ़ौरन बाद बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि ये दूध जो है ना ख़राब होता है और इसको नहीं देना चाहिए। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट आपकी क्या राय है? जो दूध होता है जो डिलीवरी के फ़ौरन बाद होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोस्ट्रम। ठीक। उसमें बहुत वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इवन समटाइम्स हम लोग मैं तो फोर्सफुली अपनी जो है ना उधर हॉस्पिटल में स्टाफ उनको कहती हूँ कि जैसे ही बेबी डिलीवर हो तो विदिन 2 आवर्स बच्चे को माँ के पास लाएं और फीड के अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इसमें बहुत अच्छी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं बच्चे के लिए, वो बच्चे की नशोनुमा में भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इवन इसके बाद भी अगर मदर को लाइक क्रैक्ड निपल्स का इशू हो जाता है कुछ भी, तो यही जो अर्ली डेज़ का ब्रेस्ट मिल्क है, इसको अगर उसी से ही मसाज किया जाए तो इवन ये क्रैक्ड निपल्स का इशू भी सेटल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बेशुमार किस्म के सेमिनार्स भी होते हैं, अवेयरनेस भी होती है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में ओपीडी बेस पे इस तरह जब लोगों को ये बताती हैं कि आपकी चेस्ट में कोई गिल्टियाँ वगैरह हैं, तो उसकी प्रिकॉशन क्या होगी? सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारी बच्चियां हैं जो डिलीवर होती हैं वो बच्चों को ना अपना दूध पिलाएं, लाजमी पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने से भी ये हो सकती है? बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, अगर हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे तो उसमें ब्रेस्ट सीए होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने बच्चों को 2 साल तक लाजमी अपना दूध पिलाएं, इससे इसका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप शावर लें आप अपनी ब्रेस्ट को ज़रूर एग्जामिन करें। अगर आपको उसमें कोई भी अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है, कोई गिल्टी नज़र आती है, कोई पेन है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट या सर्जन को दिखाएं और प्रॉपरली इवैल्यूएशन कराएं। और मज़ीद इसमें अगर कोई मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की ज़रूरत पड़े तो लाजमी कराए। जो मेमोग्राफी है वो अगर पेशेंट को जस्ट पेन है तो उन केसेस में मेमोग्राफी होती है। अगर कोई डिटेक्टेबल स्वेलिंग है देन हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट प्रेफर करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेमोग्राफी उनकी रूटीन स्क्रीनिंग का पार्ट है, ये जस्ट हमारे पाकिस्तान में नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे लाइक सर्वाइकल स्क्रीनिंग। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात ये करते हैं कि अक्सर फीमेल्स हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं मेरे 2-3 बच्चे हो गए, मैं अब अपनी यूट्रस निकलवानी यानी हिस्टेक्टमी वगैरह करवानी है, तो इसकी आपके नज़दीक इसकी एज क्या होनी चाहिए और ये कब यूट्रस निकालनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक। मेरे पास रिसेंटली ओपीडी में एक पेशेंट आया, पठान थे और 28 इयर्स लेडी की एज थी, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग थी एंड ही वॉज सेइंग कि मैडम इसकी बच्चेदानी निकाल दो। मैंने कहा मैं आपको ट्रीटमेंट देती हूँ, मुझे 2 महीने दे दो। 2 से 3 महीने में ना फ़र्क आया तो चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लूँगी। और उस 2-3 महीने में वो बंदी बिल्कुल सेटल हो गई और आज तक वो पेशेंट सवात से था, आई थिंक, वो उधर से फ़ोन करके दवाएं देता है मुझे। ठीक है। ठीक है। देखिए, अगर तो आपको यूट्रस का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे को जोर पड़ता है, आपको यूरिन करते हुए रुकावट है, मोशन करते हुए रुकावट है, एडिनोमायोसिस हैं, कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब्ड हैं,
तो ठीक। तब इसको निकलवाने का डिसीजन लें, अदरवाइज इसको निकलवाना क्यों ज़रूरी है। ठीक। हमारे यहाँ यही किया जाता है जी, 35 या 37 साल उम्र है, कोई प्रॉब्लम है तो आप निकलवा दें। कल मेरे पास ठीक। एक पेशेंट आई 45 ईयर्स ऑफ एज विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और एंड शी वाज सेइंग कि मैडम मेरी यूट्रस निकाल दें। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू हो रही थी, और मैंने कोशिश भी की कि कोई सवाल रह ना जाए जिसको कोई भी एंगल दे के वो आपसे हम बात करवा सकें। डॉक्टर साहब, जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है, और इस वक्त हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। डॉक्टर किरण उस्मान का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? ओके, एज इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट मैं अपने पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स मुझे देख रहे हैं और वो मेरे पास इलाज के लिए आना चाहते हैं, वो प्लीज़ अब सबसे पहले ना अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं, हेल्दी बैलेंस डाइट लें जिसमें रेड फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ठीक है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी मज़ीद कंसीविंग नहीं होने देती, ठीक है। और जो है मेल भी हैं वो भी अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं, और इनफर्टिलिटी जो है ना, बराहे करम मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये औरत का मसला नहीं है, ये एक कपल का मसला है। सो लिहाजा एक कपल जो कि 1 साल तक इकट्ठे रह रहा है और कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ नहीं कर रहा, उसको हम बांझपन लेबल करते हैं। हमने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, 1 साल शादी को हुआ, 9 मंथ्स कॉन्ट्रासेप्शन की एंड 3 मंथ्स की जस्ट वो ट्राई करें और उसको इनफर्टिलिटी लेबल किया गया है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप 1 साल इकट्ठे रहें, टाइम स्पेंड करें, स्टिल अगर आप कंसीव नहीं करते तो देन ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर किरण उस्मान कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, जेंडर स्पेशलिस्ट और सब फर्टिलिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आपको अगर हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कोई सवाल जवाब अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आइए। डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट रब्ता करना चाह रहे हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आपकी राय है उसका इजहार ज़रूर करें, हम आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके उन्हीं सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे डॉक्टर किरण उस्मान और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।